फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान कोश जंक्शन। मैं सविता आपके लिए लेकर आई हूँ एंशियन हिस्ट्री से मगध साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने उत्तर वैदिक काल की समाप्ति पर 16 महाजनपदों का उदय देखा और उनके आपसी वर्चस्व की लड़ाई में मगध को सर्वशक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ होते देखा। मगध राज्य पर शासन करने वाले अधिकांश राजा जो थे बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। इस पर लगभग 7 वंश के राजाओं ने शासन किया और अधिकांश भूमि पर अपना विस्तार बढ़ाया। तो चलिए अब मगध के विस्तार और उत्कर्ष को और विस्तार से देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के बाद बहुत सारे जनपद आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे और हथियार निर्माण में तेजी होने लगी और जंगलों को काटकर विस्तार और बढ़ा। अब ये लोग हाथियों को पालने लगे थे और युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने लगे जिससे उसका प्रयोग युद्ध में कर सकें। छोटा नागपुर के पठार से लौह अयस्क मिलने के कारण युद्ध में प्रयोग करने के लिए औजारों का निर्माण और बढ़ा। अब राज्य जो है सशस्त्र बल से और मजबूत होने लगा। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो मगध प्राकृतिक रूप से काफी सुरक्षित स्थान पर बसा था। उसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह पर्वतों और पहाड़ियों से घिरी थी, तो दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदी के तट पर बसी थी, जिससे मगध पर आक्रमण करके उसे जीतना बहुत ही मुश्किल था। मगध राज्य के आसपास की मिट्टी जो थी वो जलोढ़ मिट्टी थी, जो कि कृषि के लिए काफी उपयुक्त थी। इससे क्या होता है, कृषि में उत्पादन और बढ़ता है। अधिक उत्पादन होने से उसका व्यापार जो है नदियों के मार्ग से अन्य क्षेत्रों में होने लगा। अब मगध आर्थिक रूप से और मजबूत होता दिखाई दिया। मगध के महत्वाकांक्षी शासक, आर्थिक विकास और प्रशासनिक स्थिरता ने साम्राज्य का विस्तार और बढ़ाया। मगध का संस्थापक जो था वो हर्यक वंश का राजा बिंबिसार था। बिंबिसार ने साम्राज्य की नींव वैवाहिक संबंधों के आधार पर किया, जिसमें उसका पहला विवाह कौशल के राजा की पुत्री और प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से हुआ। दहेज में उसे काशी और कुछ ग्राम प्राप्त हुए। फिर दूसरा विवाह उसने लिच्छवी के शासक चेतक की पुत्री चेलेना से किया। रानी चेलेना से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उसने अजातशत्रु रखा। फिर तीसरा विवाह उसने मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से किया। इनसे युद्ध करने के बाद इसे मगध को उत्तर पश्चिम दिशा में विस्तार करने का और भी रास्ता मिल जाता है। अब इसने बिंबिसार ने अंग राज्य पर आक्रमण किया और अंग राज्य को जीतकर अजातशत्रु को वहां का राजा घोषित कर देता है। लगभग 52 वर्षों तक यह शासन करता है। उसके बाद खुद के पुत्र के द्वारा 492 ईस्वी में बिंबिसार का अजातशत्रु ने हत्या कर दिया। अब अजातशत्रु खुद को वहां का राजा घोषित कर देता है। इस घटना से विक्षिप्त होकर रानी महाकौशला के भाई प्रसन्नजीत जो हैं अजातशत्रु से युद्ध छेड़ देते हैं। अब इस युद्ध में अजातशत्रु की विजय हो जाती है और समझौते के तौर पर प्रसन्नजीत को अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करना पड़ता है। फिर अजातशत्रु ने लिच्छवी के राजा से भी युद्ध किया और इस युद्ध में उसने अपने मित्र वत्सकार जो कि कूटनीति में कुशल था उसकी सहायता से विजय प्राप्त करी। लगभग 32 वर्षों तक यह शासन करता रहा। फिर इसके स्वयं के पुत्र उदयन द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और उदयन खुद को मगध का राजा घोषित कर देता है। अब वो गंडक, सोन और गंगा, गंडक और सोन नदी के तट पर स्थित पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना देता है। इस वंश का आखिरी शासक नागदशक था। नागदशक का जो मंत्री था शिशुनाग, नागदशक को जबरन पद से हटा करके उसके राज्य पर अधिकार कर लेता है और खुद को उस राज्य का राजा घोषित कर देता है मगध का। इस प्रकार मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। शिशुनाग ने अवंती और वत्स पर आक्रमण किया और उसे भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इसके काल में मगध बंगाल से लेकर मालवा तक फैला। इसके बाद कुछ समय बाद शिशुनाग की भी मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र कालाशोक अब मगध साम्राज्य का राजा नियुक्त कर दिया जाता है। कालाशोक अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र को बना लेता है। कहा जाता है कि कालाशोक एक बार पाटलिपुत्र का भ्रमण कर रहा था, तभी महापदम नंद नाम के एक व्यक्ति ने चाकू से वार करके कालाशोक की हत्या कर दी। इसकी मृत्यु के बाद कालाशोक के पुत्रों ने 22 वर्षों तक शासन किया, जिसमें नंदी वर्धन शिशु वंश का जो है आखिरी शासक था। कहा जाता है कि महापदम नंद क्षत्रियों का वध करने वाला और परशुराम का अवतार माना जाता था। महापदम नंद ने मगध नंद वंश की नींव रखी। इसने अपने आसपास निकटवर्ती जितने भी क्षेत्र थे, राज्य थे, उन पर आक्रमण की और विजय प्राप्त करी। इसके लगभग 8 पुत्र थे, जिसमें सबसे समझदार और सबसे शक्तिशाली जो था वो धनानंद था। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक बनता है। यह बहुत ही अत्याचारी शासक था। इसने अपनी प्रजा पर अनावश्यक कर लगा रखे थे, जिससे इसकी प्रजा में इसको लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश था। इसको समझाने के लिए तक्षशिला के आचार्य चाणक्य आते हैं तब ये अपने घमंड में चूर होकर चाणक्य का भरी दरबार में अपमान कर देता है, जिससे क्रोधित होकर चाणक्य ने अपनी चोटी बांधी और धनानंद के विनाश की कसम खाई और अपने शिष्य
चंद्रगुप्त की सहायता से धनानंद की हत्या करा दी। इस प्रकार अब मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। मौर्य के शासनकाल में मगध चरम उत्कर्ष पर होता है। इसके कुछ वर्ष बाद ही जब मौर्य साम्राज्य का अंत होने लगता है, तो इसके बाद इस राज्य पर शिशुनाग शुंग वंश का उदय होता है। इस प्रकार इस राज्य पर 7 वंशों ने राज्य किया और विस्तार बढ़ाया। इस प्रकार राजनीति, कूटनीति, युद्ध, धर्म, इन सभी क्षेत्रों में मगध ने अपना योगदान दिया। तो चलिए, इतिहास से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को ना दबाना भूलिए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो।